नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना है, बार बार हाथ साफ करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये सुनिश्चित ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम अभी अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। वहां एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में आए सिपारस अस्पताल पर डीएम की रिपोर्ट पर फिर से हलचल शुरू हो गई है। इस मामले में सियासी बयान भी आ रहे हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जरूरत पड़ने पर फिर से जांच करने की बात कही है। पारस अस्पताल पर जिला प्रशासन की रिपोर्ट आने के बाद पीड़ितों ने सीबीआई से भी जांच कराने की मांग की है, क्योंकि क्लीन चिट दी गई है उस पूरे मामले में अस्पताल को, जिस पर कि अब और विवाद भी गहराता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह है। सर, जो आगरा में आपने जांच के आदेश दिए थे उसमें 16 मौतों की बात आई है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट दिया गया है। अभी मेरे पास ये रिपोर्ट आई नहीं है, मगर मुझे लगता है कि जिन बिंदुओं पर हमने उनसे कहा था जांच करने के लिए वो पूरा आ जाए तो मैं उसका एक समीक्षा करके मैं बता पाऊंगा कि कितने उसमें सही जांच हुआ है कि नहीं हुआ है। जिलाधिकारी के माध्यम से ही 3 सदस्य समिति बना के उसको जांच किया गया था और ठीक उन्हीं बिंदुओं पर किया गया था जिसको हम लोग ने यहाँ से निर्धारित भी किया था। पीड़ित परिवार सर अभी भी कह रहा है कि जब पहले डीएम ने 4 मौत बताई, अब 16 मौत की बात सामने आई, तो अस्पताल को क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आ जाने दीजिए हमारे पास, तो उसको हम समीक्षा करके उसको फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसके बाद आप लोगों ने बड़ी कार्रवाई की थी, अस्पताल को सीज किया गया था, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, उसको हम देख लेंगे, फिर दोबारा देख लेंगे। वो हमारे पास अभी रिपोर्ट आई नहीं है, मंगवा लूंगा। कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कार्रवाई की जाएगी, उसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी है वो रिपोर्ट को देख के हम पुनः उसके लिए आदेश दे देंगे। हमारे 2 सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, हिमांशु त्रिपाठी जो आगरा में मौजूद हैं और लखनऊ से अजीत सिंह जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। लेकिन हिमांशु, अब जबकि जो प्राथमिक जानकारी है अस्पताल को क्लीन चिट दी गई, तो किस तरह की हलचल अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है वहां? जी बिल्कुल, जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ठीक उसी तरह की हलचल है जिस तरह से मौत के मॉकड्रिल वाले वीडियो के वायरल होने के बाद हुई थी। तो अब श्री पारस हॉस्पिटल को एक तरह से क्लीन चिट देता नजर आ रहा प्रशासन, लेकिन उस क्लीन चिट में खास बात यह है कि ये कहा गया है जांच रिपोर्ट में कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। बाकायदा डेथ ऑडिट कमेटी बनाई गई थी डॉक्टरों की और उसकी रिपोर्ट भी संलग्न है उसमें, लेकिन मौत कैसे हुई यह भी एक बड़ा सवाल अपने आप में। और पूरी की पूरी जांच पुलिस के पाले में डाल दी गई है। तो हमारे साथ मृतकों के परिजन भी हैं जो सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। अब चूंकि वह प्रशासन की जांच से संतुष्ट है तो असंतुष्ट है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और क्या मांग करते हैं? मेरा नाम अशोक चावला है और प्रशासन ने जो क्लीन चिट दी है उसमें पीड़ितों का कहीं कोई बयान नहीं है। आरोपी डॉक्टर का ही बयान को आधार मानकर इन्होंने क्लीन चिट पूरी दे दी कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई थी। अगर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई थी तो इसी डॉक्टर ने, डॉक्टर रंजन जैन का लिखा हुआ हाथ से लेटर मेरे पास लिखा हुआ है कि मनीषा चावला के लिए आप ऑक्सीजन लेके आइए और वासुदेव चावला जी के लिए ऑक्सीजन लेके आइए। 26 तारीख को मेरे फादर की डेथ हुई थी और 27 को छोटे भाई की धर्मपत्नी की। और मैंने खुद ने एडीएम सिटी की साहब के यहाँ जाकर बयान दिए, 5 पन्नों के बयान दिए। उसमें से मैं चूंकि पीड़ित हूँ, पीड़ित के बयान का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। सीधे आरोपियों के बयान को आपने आधार बनाकर, सीधा आधार बनाकर आपने क्लीन चिट दे दी। मेरी इसमें शासन से सिर्फ एक मांग है कि या तो इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिला प्रशासन से तो भरोसा मेरा उठ गया। क्योंकि पहले सोचा था कि ये क्लीन मतलब जो जांच हो रही है उसमें कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा, लेकिन उन्होंने तो पूरी की पूरी, जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं ऐसे ही इन्होंने पीड़ितों के बयान को दूध में से मक्खी समझ के निकाल के बाहर फेंक दिया और क्लीन चिट डॉक्टर को दे दी। जी, तो पीड़ितों में बेहद आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश में है, क्योंकि इन्होंने अपने परिजनों को खोया है। जी, लखनऊ में अजीत सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजीत, पीड़ितों का आक्रोश आप भी देख रहे हैं,
किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, किस तरह का अगला कदम हो सकता है सरकार का इस पूरे मामले पर? देखिए प्रशांत, आपको दो बड़े अपडेट बता दूं। एक तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर कहीं कोई कमी होगी तो हम इसकी जांच करेंगे और अस्पताल को छोड़ेंगे नहीं। जिलाधिकारी की तरफ से जो रिटर्न रिपोर्ट है जो न्यूज 18 के पास है, अभी स्वास्थ्य मंत्री के पास लिखित तौर पर नहीं पहुंची है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है। तो सीएम की तरफ से भी पहले भी कहा गया था कि जिन लोगों ने मौत की मॉकड्रिल की थी उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सीएम के निर्देश पर ही वो कार्रवाई हुई थी। अस्पताल को सील किया गया था, सीजर की कार्रवाई की गई थी। तो अभी भी इस पूरे मसले पर सीएम दफ्तर की पूरी निगाह है। जो उनके एसीएस हैं, एसीएस होम हो, एसीएस सूचना हो, सभी लोगों की इस पर निगाह है। तो अभी कोई बचेगा नहीं, क्योंकि पीड़ित परिवार का जो कहना है वो सीधे तौर पर यही कहना है कि सिर्फ आरोपियों के बयान को आधार बनाकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। पीड़ितों के बयान का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। 4 मौतों की बात डीएम ने कही थी, 16 मौतों की बात जांच रिपोर्ट कह रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मौत का कारण कुछ और है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं आगरा जिला प्रशासन पर भी और जांच टीम पर भी। तो अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम इसको जरूरत पड़ेगी तो दोबारा जांच कराएंगे, किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने मौत की मॉकड्रिल के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। भले ही प्राथमिक तौर पर इस रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन अब पीड़ितों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर अरंजन जैन के खिलाफ जो इन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था महामारी एक्ट में, तो वो चीज़ मैं पहले भी कह चुका था कि ऊँट के मुंह में जीरा वाला सिस्टम इन्होंने जो है रखा है और जिस चीज़ का अंदेशा हमें था वही चीज़ इस जिला प्रशासन ने करी है। और मेरा अपना जो है, मैं अपने पिताजी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे और छोटे भाई की पत्नी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शूंगा। अब मैं बहुत जल्द हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जा रहा हूं। फर्स्ट डे जिस हिसाब से जांच चल रही थी वो तो हमने देख लिया था कि जिस हिसाब से जांच चल रही है प्रशासन की तरफ से, कि जैसे 1 दिन 2 दिन में कहा गया था रिपोर्ट देते उसमें 15 दिन हो गए और आज रिपोर्ट हमें आई तो वो क्लीन चिट। वो हमें फर्स्ट डे से समझ में आ गया था कि ये जांच चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है और डॉक्टर्स इसमें सब, तो फर्स्ट क्लीन चिट आनी है। हिमांशु, पीड़ितों से बात आपकी हो रही है, वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है, क्या वो जवाब दे पा रहे हैं कि पीड़ित तो अभी भी संतुष्ट नहीं है, उनके बयान का जिक्र भी इसमें नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया? जी, वो सीधे सीधे कैमरे पे आने से बच रहे हैं, लेकिन फोन पर बताते हैं कि ये तो पूरी तरह से एक तरह से जीस्ट है। जो आज रिपोर्ट 75 पन्नों की है और यह एक पेज, उसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उनका जिक्र किया गया है, जो जारी किया गया है। उनका ये कहना है कि हमने जो है क्लीन चिट नहीं दी है, केवल ये बताया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई थी। तो प्रशासन मतलब इस तरह के जवाब दे रहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई थी और मौत के कारण और अन्य रहे होंगे, किसी को ज़्यादा बीमारी रही होगी, किसी की स्थिति बेहद गंभीर रही होगी। तो इस मामले में जो पीड़ितों की शिकायतें दर्ज की गई है प्रशासन की जांच कमेटी के द्वारा, तो वो शिकायतें पुलिस को दी जाएंगी और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें विवेचना में इन सब बातों को शामिल किया जाएगा, यह प्रशासन का कहना है जांच रिपोर्ट आने के बाद। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने पूरी तरह से पाले में डाल दी है, पुलिस के पाले में डाल दी है। पूरा का पूरा मामला पुलिस के पाले में चला गया है और ये जो निलंबित हुआ है इसकी संभावना बन रही है कि शायद निरस्त कर दिया जाए श्री पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस। जी, अब इसके बाद आगरा की श्री पारस अस्पताल पर जो ये रिपोर्ट आई है, विपक्ष के नेताओं के भी बयान अब सामने आने लगे हैं। बेशर्मी और निर्लज्जता से उस अस्पताल को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये समझ से परे है। पहले प्रशासन ने कहा कि 4 मौतें हुई, अब प्रशासन कह रहा है 16 मौतें हुई। अस्पताल से जो वीडियो रिलीज हुआ है कथित रूप से डॉक्टर के हवाले से, वो कहते हैं कि हमने मॉक ड्रिल की और 22 लोग मर गए। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। कहीं न कहीं किसी न्यायिक जज के सुपरविजन में ये जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आगरा के पारस हॉस्पिटल की जो जांच कराई, वो जो क्लीन चिट दी है, उससे यकीन हो गया कि पारस जिसको भी छू दे वो सोने का हो जाता है। जबकि एक वीडियो में ये साफ था कि ऑक्सीजन मॉक ड्रिल की वजह से
22 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब पारस ने सरकार में कितनों को छुआ है कि वो क्लीन चिट हो गया, ये योगी आदित्यनाथ जी को जरूर बताना चाहिए। विपक्ष भी अब हमलावर है। अजीत, ऐसे में शासन प्रशासन की इस प्राथमिक रिपोर्ट से अगर असंतुष्ट हैं चाहे विपक्ष या पीड़ित पक्ष, सरकार अगला कदम क्या उठा सकती है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, सीएम दफ्तर की तरफ से ये बात कही गई है कि क्लीन चिट अभी ये नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी का बात कहा गया है। लेकिन जो हिमांशु बता रहे थे 75 पन्नों की रिपोर्ट है। अभी जो पुलिस एफआईआर कर रही है उस जांच रिपोर्ट, उस विवेचना में जांच रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था, सवाल इसी बात का है प्रशांत की वीडियो में जो डॉक्टर अर्जनेश जैन है उन्होंने कहा था कि हमने 5 मिनट की ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल की थी जिसमें 22 लोग सट लिए, 22 लोगों की मरने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब 16 की पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई और ये कहा जा रहा है कि दूसरे रोगों की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन सवाल ये कि ये वो 16 मरीज है जिनको कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था, यानी वो पॉजिटिव थे, कोविड के मरीज थे। तो ये सवाल पीड़ित खड़ा कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हालांकि सीएम दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है, जो जांच रिपोर्ट आ रही है वो स्वास्थ्य मंत्री को जैसे ही मिलेगी उस पर वो सीएम से बात करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त टीम 9 की बैठक खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और एक एक बिंदु वो खुद जानते हैं, खुद जानना चाहते हैं। और पहले भी उनके निर्देश पर इसमें कार्रवाई हुई थी, सीजर की कार्रवाई हुई थी। तो अभी ये बात साफ हो गई है कि अस्पताल के खिलाफ क्लीन चिट इस बात की भले दी गई हो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग नहीं मरे, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। लेकिन उनकी जो दोष है, जो पुलिस की एफआईआर है, वो विवेचना जारी रहेगी। शायद उस विवेचना के माध्यम से पुलिस अस्पताल के मालिक पर कार्रवाई करे और अस्पताल पर करे। लेकिन आगरा में पीड़ित असंतुष्ट पक्ष का कहना है कि ये हत्या का मामला है, जांच से वो संतुष्ट नहीं है, कोर्ट भी आगे वो जा सकते हैं। हालांकि अब सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि ये पूरी रिपोर्ट नहीं है और ना ही ये कोई क्लीन चिट है, इसमें जरूरत पड़ने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर भी रही है। प्राथमिक तौर पर यह सिर्फ बताया गया जांच में कि ऑक्सीजन की कमी से वो मौत नहीं हुई, मौत 4 नहीं 16 हुई थी। एक बड़ी खबर यहां आ रही है, दिल्ली पुलिस ने सेना के एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह शख्स खुद को सेना में कैप्टन बताता था। इसके पास से सेना की नकली वर्दी, सेना अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपी ने जिन इंटरनेशनल नंबरों पर बात की या जिन इंटरनेशनल नंबर से पर फोन आए हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक एजेंट हनी ट्रैप के जरिए नकली अफसर के संपर्क में थी और अब इस फर्जी अफसर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। जबकि बताया यह जा रहा है कि यह दिल्ली के उत्तम नगर में स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन इसने खुद को फर्जी सेना का अफसर बताया और ISI उसके झांसे में आ गया। हनी ट्रैप में फंसाकर इससे जानकारी लेने की कोशिश हुई, जो कि सेना का अधिकारी ही नहीं था। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद, जो सेना का अधिकारी ही नहीं था, गच्चे में ISI आ गई और उसे सेना का अधिकारी मानकर ही उससे संपर्क साध लिया गया। क्या अब तक की पड़ताल में पता चला? जी देखिए प्रशांत, वैसे तो जो आरोपी दिलीप है, जो खुद को कैप्टन बताता था इंडियन आर्मी का, महज 10वीं जमात तक पास है, लेकिन बेहद ही शातिर और बेहद ही चालाक है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसे इंडियन आर्मी का पूरा प्रोटोकॉल पता है, इंडियन आर्मी के कहां दफ्तर हैं, क्या उनकी रैंक्स होती हैं, इसकी बखूबी उसको जानकारी। और पुलिस के सामने फर्राटेदार तरीके से इसने इंडियन आर्मी के बारे में जो भी पूछा जा रहा है वो बता रहा है। यही वजह थी कि ये लड़कियों को इम्प्रेस करता था और कई लड़कियां इसके झांसे में आई। अच्छी हाई प्रोफाइल लड़कियों को भी इसने डेटिंग किया है, जो इसके मोबाइल फ़ोन से उनके नंबर्स मिले हैं, ये वीडियो कॉलिंग और जो व्हाट्सअप चैट मिली है। जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ISI की एक लड़की थी जिसने खुद को तलाकशुदा बताया और ये कहा कि वो पाकिस्तान में एक बैंक में कार्यरत हैं और इस शख्स से उस लड़की ने दोस्ती बढ़ाई, वीडियो कॉल किए और इसे झांसे में लेने की कोशिश की जा रही थी। गनीमत ये रही है प्रशांत की जब तक इससे कोई गोपनीय जानकारी जुटाई जाती उसके पहले ही ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नहीं तो जाहिर तौर पर अगर ये शख्स पूरी तरह से हनी ट्रैप होता तो इस पाकिस्तान ISI इससे कई गोपनीय जानकारी पैसे देके जुटाने की कोशिश करता, क्योंकि इस शख्स को नहीं पता था कि ये हनी ट्रैप हो रहा है। लेकिन
जब कुछ लड़कियों ने इसे बताया कि वो पाकिस्तान से बोल रही हैं, तलाकशुदा हैं, इससे शादी करना चाहती हैं, दोस्ती करना चाहती हैं, तब ये उनके जाल में फंस रहा था। और उसी दौरान जब ये जीके में उसने एक लड़की को डेटिंग के लिए बुलाया, तब जो एक सब इंस्पेक्टर धीरज है, उन्होंने ट्रैप लगाकर इसको वहां से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अभी फिलहाल जो इंटेलिजेंस अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी हैं, वो इस शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। जो इसके मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, इंटरनेशनल नंबर मिले हैं, उनकी सघनता से जांच की जा रही है कि क्या इस शख्स को और एजेंसीज ने ट्रैप करने की कोशिश की, क्या इस शख्स ने कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे फोटोग्राफ जो हैं वो आगे शेयर करे हैं एजेंसीज को, दूसरी एजेंसीज को, जो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशांत एक महज 10वीं जमात पास शख्स जो एक स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता है, उसने एक नायाब तरीका अपनाया दोस्ती करने के लड़कियों से। उसने एक आर्मी की ड्रेस अरेंज करी, बाकायदा एक अपने आप को एक नया ओहदा दिया, एक फर्जी आई कार्ड बनाया और उसके बाद वो देश विदेश में लोगों को कॉल करने लगा। और इसी वजह से पाकिस्तान ISI ने उसे हनी ट्रैप किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नकली अफसर है। जी। अब फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी खंगाला जा रहा है और ये पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी आनंद कि अगर सिर्फ ये फोन कॉल के जरिए ही ISI के कांटेक्ट में था, जबकि इसे इसका भान भी नहीं था कि वो ISI के हनी ट्रैप में फंस रहा है या उनसे बातचीत कर रहा है, क्या इस वर्दी की इसे जरूरत पड़ी और क्या उसका भारत में कोई नुकसान हुआ है? और ये देखिए प्रशांत, इसी तमाम चीज़ों को लेकर जो दूसरी एजेंसीज हैं दिल्ली पुलिस के अलावा, वो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी अगर कोई भारतीय आर्मी की वर्दी के साथ कोई शख्स गिरफ्तार होता है और उसका अगर कोई हनी ट्रैप एंगल निकलता पाकिस्तान के साथ, तो जाहिर तौर पर जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां उनके लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि इस पूरे मामले में सघनता से जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए, ताकि कोई चीज़ जो है वो अधूरी ना रह जाए, कोई तफ्तीश में कोई सिरा जो है वो छूट ना जाए। यही वजह है कि इंटेलिजेंस जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, IB के अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, वो इस शख्स से सघनता से पूछताछ करना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं कि जिन नंबरों पर इसने बात की थी वो नंबर किस तरह के नंबर हैं, कौन लोग उन्हें हैंडल कर रहे थे। और जांच में ये बात तो साफ हुई है कि पाकिस्तान ISI के हनी ट्रैप में शख्स फंसा था, लेकिन गनीमत ये रही कि पूरी तरह से हनी ट्रैप में फंसता उसके पहले ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी, तो जो इस वर्दी के जरिए कुछ फायदा उठाना चाहता था, उसके झांसे में ISI के ही लोग आ गए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप में से फंसाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, जबकि इसे ही नहीं पता था कि ये उन लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन आनंद, प्राथमिक तौर पर क्या पता चल पाया है? इस वर्दी को हासिल करने की जरूरत इसे क्यों महसूस हुई और इसके आगे की योजना क्या थी? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस को अब तक की जानकारी मिली है कि 40 साल का यह दिलीप नाम का शख्स है, इसके घर में इसकी पत्नी, इसके बच्चे हैं और उत्तम नगर के एक स्कूल में ये बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। वहाँ पर इसका एक कमरा भी था। लेकिन इसे यह अचानक से आइडिया आया कि लड़कियों से दोस्ती करना है और उन्हें डेटिंग करना है। उसके लिए इसने बाकायदा एक वर्दी अरेंज करी और जैसा कि पुलिस ने अब तक की जांच में बताया कि इससे इंडियन आर्मी के बारे में अच्छा खासा अनुभव था। इंडियन आर्मी के जो प्रोटोकॉल होते हैं, उनके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनकी तमाम जानकारी इस शख्स को थी। तो इसने काफ़ी अध्ययन किया था उस इंडियन आर्मी के बारे में और उसके बाद इसने वर्दी के साथ ये जो नायाब तरीका अपनाया कि इस तरह से लड़कियों के साथ डेटिंग की जा सकती है। और यही बात है कि चौंकाने वाली कि करीबन 100 डेटिंग ऐप्स जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं इसके मोबाइल से मिले हैं। इसके मोबाइल में कई ऐसा मटेरियल मिला है जो काफ़ी चौंकाने वाला है और उसी बात को लेकर जो तमाम पुलिस है के अधिकारी हैं वो इस शख्स से पूछताछ कर रहे हैं और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे कि पूछताछ में क्या और जानकारी लगातार हासिल हो पाती। एक बड़ी खबर इस वक्त की, देश के कई हिस्सों में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। उत्तराखंड के श्रीनगर में तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है और अलकनंदा नदी के किनारे बनाए गए कई मंदिर इसमें डूब गए हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ में कई पेड़ नदी में समा गए हैं। बिहार के बेतिया में तो बाढ़ का पानी थाने में घुस गया है। उधर बिहार के छपरा में दूल्हा बाढ़ में फंस गया, दूल्हा दुल्हन को नाव से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी तेज बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। अलग अलग राज्यों में बारिश के क्या हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में भी मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तराखंड में कई जगह पर तेज बारिश हो रही है। वहां टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें
साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से मलबा टूटकर सड़क पर गिरा तो ये मलबा धुएं का गुबार बनकर आसमान छूने लगा। फिलहाल इस मलबे की वजह से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है और मलबा हटाने का काम जारी है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। भारती, ये बड़ी तादाद में मलबा सड़क पर गिरा है और ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है, क्या बताया जा रहा है? क्या कोई और दुर्घटना, कोई नुकसान इससे तो नहीं? देखिए, अभी तक जो खबर आ रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो जान या माल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन बारिश के चलते मलबा हटाने में दिक्कतें जरूर आ रही है प्रशांत, और इसके लिए जेसीबी वहां पर डिप्यूट कर दी गई है जो कि मलबा हटाने के काम में लगातार लगी हुई है। इसके अलावा NH58 टिहरी में वो बाधित हो गया है। कोडियाला तोता घाटी के बीच में मलबा बोल्डर आने के चलते बंद हो गया है। पूरे प्रदेश भर से प्रशांत हमारे पास खबरें आ रही हैं। कोटद्वार की बात कर लें, वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। खो नदी वहां उफान पर आ गई है। पनियाली गदेरे में फिर से उफान आ गया है। तटवर्ती इलाकों के लिए खतरा बन गया है। यानी कि जो बारिश लगातार हो रही है मॉनसून सीजन में, उससे दिक्कत है। और भारतीय ये लगातार बारिश ही इस तरह के भूस्खलन की, पहाड़ का हिस्सा गिरने की वजह भी कई दफा बन जाती है। लेकिन ये जो टिहरी की तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जब हाईवे पर ये मलबा गिरा हुआ है, कितना बड़ा नुकसान और कितने और आगे देर तक यहाँ पर आवाजाही बाधित रहेगी, क्या पता चल पाया है? कितने रास्ते इससे और बाधित होंगे? देखिए, जो रोड खोलने में दिक्कतें आ रही हैं वो मलबा हटाने की वजह से, लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अगर बारिश इसी तरीके से लगातार होती रही तो बोल्डर्स और गिरते रहेंगे और उसकी वजह से मलबे को नहीं हटाया जा सकता। जेसीबी हालांकि वहाँ पर डिप्यूट है और वो लगातार इस काम में लगी हुई है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। बारिश रुके तो उसके बाद मलबा हटाने के काम में तेजी लाई जा सके। जी, लगातार बारिश लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा रही है। आप बने रहें हमारे साथ। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी में किस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। अचानक एक हादसा हुआ जब ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर टिहरी में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिर पड़ा है और ये हाईवे बंद करना पड़ा है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार बारिश दूसरी मुश्किलें भी खड़ी कर रहा है। और ऐसे में जबकि लगातार अलकनंदा नदी उफान पर है और नदी के किनारे बने हुए दूसरे और भी मंदिर इसमें डूबे नजर आ रहे हैं। जो ऊंचे मंदिर हैं उनकी सिर्फ चोटी दिखाई दे रही है, पूरे मंदिर इस पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है और मंदिर इसमें डूब चुके हैं। तो वहीं ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे मलबा गिरने की वजह से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में भी पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी है। तेज बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का मलबा आ गया है। कई गाड़ियां वहां रास्ते में फंसी हुई है, तो मलबे में दबकर कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। चमोली की ये तस्वीर है जहां बारिश के बाद मलबा गिर गया है सड़क पर। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। चमोली की ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का ये मलबा आकर गिरा है। कई गाड़ियां इसमें फंस गई है, कई गाड़ियों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। महिंदर की गाड़ी तो चमोली की ये तस्वीर है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है फोनलाइन पर। चमोली की तस्वीर जो भारती हम देख पा रहे हैं, बड़ा सा हिस्सा जब रास्ते पर गिरा, रास्ते की कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई है। क्या ताजा अपडेट यहां से आ रही है? कितना बड़ा नुकसान और ताजा स्थिति क्या? देखिए, यहाँ से लगातार आप देखिए किस तरीके से ये भयावह तस्वीरें यहाँ पर प्रशांत कही जा सकती हैं कि पूरी गाड़ियाँ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जो रोड पर खड़ी थी उसके बाद बारिश का जो की वजह से जो नदियाँ उफान पर आई है उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है प्रशांत। और साथ ही साथ नदी उफान पर है और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आसपास के जो इलाकों में लोग रह रहे हैं वहाँ के लिए भी है। अब प्रशासन कोशिश में यही लगा हुआ है कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट करवाया जा सके जल्द से जल्द, ताकि जान का नुकसान यहाँ ना हो सके। आप ये देखिए किस तरीके से माल का नुकसान तो हो ही गया है, कई गाड़ियां यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ इस की वजह से लोगों की जान न जा पाए। लेकिन सिर्फ ये चमोली में ही नहीं बल्कि कई ऐसे और इलाके हैं उत्तराखंड के जहां पिछले 48 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है।
और वहां श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में भी तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी में उफान की वजह से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे मंदिर पूरी तरह से पानी में समाये दिखाई दे रहे हैं। कुछ मंदिरों की सिर्फ चोटियां दिखाई दे रही है, जिससे यह समझा जा सकता है कि नीचे पूरा मंदिर अलकनंदा के पानी में समा चुका है। और एक दो नहीं, कई मंदिर इसी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दरअसल श्रीनगर इलाके में लगातार बारिश पिछले 48 घंटों से हो रही है और इसकी वजह से बड़ी नदियां उफान पर हैं। कुछ नदियों में लगातार पानी इसलिए भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बारिश के बाद डैम लबालब भर चुके हैं और कई डैम के गेट भी खोलने पड़े। अलकनंदा नदी भी उफान पर है और इसकी वजह से नदी के किनारे बने हुए कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मंदिर की चोटियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा मंदिर पानी में समा चुका है। अलकनंदा नदी उफान पर है तो एसडीआरएफ को नदी किनारे तैनात कर दिया गया है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भारती, किस तरह की अब आशंका है अलकनंदा नदी के किनारे कि आखिरकार एसडीआरएफ को भी तैनात करना पड़ गया है? देखिए, एसडीआरएफ की मदद जो है वो यहाँ पर ली गई है ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस तेज बहाव में किसी का नुकसान होता है तो तुरंत उसको फौरी तौर पर मदद दी जा सके। और इसी के लिए एक्सरसाइज यहाँ पर लगातार की जा रही है। आपदा प्रबंधन की टीम इसी के लिए यहाँ पर मशक्कत में लगी हुई है ताकि जैसे मलबा गिरने की खबरें हम लगातार देख रहे हैं, प्रदेश भर से प्रशांत हमारे पास आ रही है, तो वहां पर जेसीबी डिप्यूट की जा सके। साथ ही साथ बाढ़ चौकियों को यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अब यहाँ पर खाद्यान्न का संकट ना पैदा हो जाए। देखिए तस्वीरें कितनी भयावह हैं, जब मंदिर यहाँ पर डूब चुके हैं, लोगों के घर यहाँ पर डूब चुके हैं, तो खाद्यान्न का संकट एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो यहाँ पर उठ खड़ा होता है। तो उस तरह की दिक्कतें पेश ना आए, इसके लिए यहाँ पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम ये यहाँ पर डिप्यूट कर दी गई है, तुरंत लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ा चैलेंज अभी अगले 24 घंटे और है, जब 8 जिलों के लिए खास तौर पर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर कहा गया है कि खास तौर पर लोग सतर्क रहें। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं जहां के लोगों को न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि खास तौर पर सतर्क रहें। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। उत्तराखंड में 8 जिलों में रेड अलर्ट है क्योंकि ये तस्वीरें इसकी वजह है। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। भारती, आपसे अपडेट्स और लेते रहेंगे। क्या हाल है उत्तराखंड का? सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, लेकिन बारिश की वजह से कई और प्रदेशों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। बिहार के बेतिया के सिकरना नदी में बाढ़ आने के बाद कई गांवों का संपर्क आसपास के इलाकों से ही टूट गया है। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। फसल तो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि थाने में भी पानी घुस गया है। कमर तक पानी थाने में दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में बिहार के दूसरे जिलों में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन बेतिया का क्या ताजा हाल है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और तबाही मचाना जो है नदी शुरू कर चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है बेतिया सिकटा मैनाटार पथ है जो सीधा बेतिया को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी किस तरह से किस रफ्तार में बह रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये गोपालपुर थाना है। इस पथ पे, मुख्य पथ पे स्थित ये गोपालपुर थाना की तस्वीर है। आप देखिए कि थाना के अंदर किस तरह से पानी का बहाव थाना के अंदर से आ रहा है और पूरा थाना जो है वो पानी से जलमग्न हो चुका है। पूरा थाना डूब चुका है और स्थिति ये है कि थाना परिसर में बना ये मंदिर जो है, मंदिर भी डूब गया है। उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं और पिथौरागढ़ में तो पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से यहाँ नदियां उफान पर है। बंगापानी तहसील में तो नदी के उफान पर आने से पेड़ और दुकानें उसकी जद में आ गए। ये वही जगह है जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं चिरकिला बांध के गेट भी खोलने पड़े और इसके बाद नदियों में उफान आ गया है। भारी बारिश के बाद चिरकिला बांध के गेट आखिरकार खोलने पड़े और इसके बाद धौली और काली नदी उफान पर हैं।
डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों को अब नदियों के किनारों से दूर रहने की भी हिदायत दी जा रही है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश पिछले कुछ घंटों से हो रही है और इसी वजह से डैम के दरवाजे भी खोलने पड़े। और ये तस्वीरें उसी बांध के गेट खोलने के दौरान की है, जब चिरकिला बांध के गेट खोलने पड़े, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से डैम लबालब भर गया, पानी का दबाव बढ़ता चला गया और आखिरकार मजबूरन डैम के दरवाजे खोलने पड़े। चिरकिला बांध के गेट को खोलना पड़ा है पिथौरागढ़ में, और इसी वजह से उत्तराखंड के धौली और काली नदियां उफान पर है। रिहायशी इलाकों में पानी जाने का खतरा, इसलिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड के अलावा बिहार में भी लगातार बारिश की वजह से कई जिले में अब बाढ़ के हालात हैं। छपरा में तो एक दूल्हा अचानक आई बाढ़ में फंस गया है, जिसके बाद दूल्हे को नाव का सहारा लेकर निकाला गया। बताया गया है कि छपरा के गांव में बारात आई थी, लेकिन अचानक इस पूरे इलाके में बाढ़ का पानी भरता चला गया और ऐसे में दूल्हा दुल्हन बीच में फंस गए। नाव की मदद से दूल्हा और दुल्हन को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया गया और फिर दूल्हा दुल्हन के साथ कुछ और लोगों को सुरक्षित नाव के जरिए बाहर निकाला गया। बिहार के छपरा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से सरयू और ताप्ती नदी उफान पर। नदी में उफान की वजह से किनारों पर कटान भी हो रहा है। बहराइच में कई जगह तेज बारिश की वजह से सड़कें धंस गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी तेज बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। कई जगह तो गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेल की पटरियां पानी से डूबी दिखाई दे रही है, जिसे अब मशीनों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। बहराइच में तेज बारिश के बाद नदी से कटान हो रहा है, तो पानी इतना ज्यादा कि रेल की पटरियां भी कई जगह डूबी दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल के दुर्गापुर में भी पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दुर्गापुर बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रिहायशी इलाकों में तो लगातार बारिश की वजह से गलियां नदियों में तब्दील हो गई है। कई रास्तों पर पानी भरा हुआ है और ये रास्ते तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। बैराज का पानी भी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पानी भर चुका है। दुर्गापुर बैराज से भी इसीलिए पानी छोड़ना पड़ा है और इस पानी की वजह से कई इलाकों में अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। चंडीगढ़ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। 30 मई को मिल्खा सिंह को कोरोना हुआ था और कल रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर दुख जताया है। शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 13 जून को मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हमने एक शानदार खिलाड़ी को खो दिया। मिल्खा सिंह ने देश की कल्पना पर छाप छोड़ी थी। असंख्य भारतीयों के दिलों में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई थी। मिल्खा के व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया था। उनके निधन से दुखी हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। उनके परिवार और दुनिया भर में कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं, पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्र हमेशा उन्हें भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद करेगा। उनके परिवार और अनगिनत समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट और
ये श्रद्धांजलि। मिल्खा सिंह के निधन को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक बड़ी क्षति बताया है और खेल जगत के लिए इसे बड़ा नुकसान माना है। मिल्खा सिंह जी एक सिंपल एथलीट ही नहीं, एक मिसाल है। हर युवाओं के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उसने जो हौसले ज़िंदगी उन्होंने दिखाए हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आगे का रास्ता, ज़िंदगी कैसे जीना है और देश के लिए समर्पित भाव के साथ क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश देकर के गए हैं। मिल्खा सिंह के निधन पर खेल जगत से जुड़ी हस्तियों की तरफ से भी शोक जताया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली, बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे। युवाओं ने, बहुत से युवाओं ने, उनकी जब भाग मिल्खा भाग उनकी जिंदगी के ऊपर मूवी बनी जब आई, तो बहुत से युवाओं ने खेल को चुना, बहुत से युवाओं ने फिटनेस को चुना, उनकी जिंदगी के आधार पर जो मूवी बनी। आज खेल जगत को और पूरे देश को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार को शोक प्रकट करता हूं। मैंने दिल्ली गोल्फ कोर्स में कई बार उनको मिला भी हूं। मेरे को बहुत अफसोस है, बेचारे ने जब ये इनका हमने सुना कि ये कोरोना जो है इनको हुआ है, उससे हम प्रे किया है उनके लिए काफ़ी। बट ये है कि जब भी ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। पर मेरे को बहुत अफसोस है, इनकी जो योगदान रहा है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, हीरो जब होता है और उसको जब लोग बच्चे फॉलो करते हैं तो तब और हीरो बनकर आते हैं। तो आज मुझे बहुत दुख है और मैं मेरी तरफ से उनके परिवार को और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे।